गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओआसिस एडोजोन जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। आज 24 जुलाई 2025 हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आज जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए अगेन मैं कहना चाहूँगी, करंट अफेयर्स आप पढ़ो बट मेक श्योर आप स्टैटिक के साथ रिलेट करके पढ़ो। ये ज़रूरी क्यों है? बिकॉज एग्जाम में करंट अफेयर्स इज़ ऑल अबाउट 70 to 80% स्टैटिक। लेकिन आप बोलोगे तो फिर मैम हम स्टैटिक सिर्फ पढ़ ले, करंट अफेयर्स नहीं पढ़े तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्टैटिक में जो आपका रेफरेंस बुक जो भी आप फॉलो करते हो या कोचिंग वाले जो भी आप मटेरियल्स फॉलो करते हो, कोई भी आप बुक फॉलो करो, वहाँ पे स्टैटिक तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो स्टैटिक के अपडेटेड जो फैक्ट्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? करंट अफेयर्स से। एंड देयरफॉर इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। तो अब करंट अफेयर्स में स्टैटिक के बारे में ही 70 to 80% रहता है, ठीक है। बाकी 30 to 20% क्या रहता है? मान लो बाकी 30% प्योर करंट अफेयर्स रहते हैं। तो प्योर करंट अफेयर्स तो वो भी हम कवर कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक के जो 70% जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर्स है वो भी हम कवर करते हैं। एंड यहाँ पे मैं बस जो किताब में है मैं आपको कहती हूँ कि जाके किताब में देखो, मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन देन एंड देयर हो जाए। एंड उससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे रिसर्च करके बता देती हूँ ताकि आप स्टैटिक के बुक में जाके यही फैक्ट्स लिख दो एंड हेल्प होगा आपके नोट्स अपग्रेडेशन में। एंड बाकी जो प्योर करंट अफेयर्स है वो तो आप A4 शीट में लेकर, जैसे पर्सनैलिटी न्यूज़, एवर्ड्स इन न्यूज़, जो सारे एकदम प्योर कुछ रिपोर्ट्स हो गए तो वो आप A4 साइज में, या फिर ये जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। एंड इसलिए मैं 1 PPT एक ही पेज में मैं सारा एक न्यूज़ सारा कवर करती हूँ ताकि एक स्क्रीनशॉट में वो न्यूज़ आपका कवर हो जाए। एंड आप फ़ोन पे भी एक गैलरी बना सकते हो करंट अफेयर्स की, या अगर आप वन नोट या एवर नोट कुछ भी फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट को एक PDF फॉर्म में रख सकते हो सेव करके। ये मैंने आपके ऊपर क्यों छोड़ा? जब ये चीज़ करोगे, ये प्रैक्टिस करोगे, फिर ही आपका पिक्टोग्राफिक मेमोरी इंक्रीज होगा, है कि नहीं? आप खुद देखते हो, खुद चीज़ें करते हो तो याद रह जाती है एंड दैट हेल्प्स इन एग्जामिनेशन। एंड इसलिए ये प्रोसेस मैं करवाती हूँ, नहीं तो ये भी मैं आपको रेडीमेड दे देती, ठीक है। बट कुछ चीज़ें रेडीमेड करोगे तो आपका लॉस होगा, तो मैं वो सारी लॉस आपको होने नहीं दूंगी। थोड़ा सा शुरुआत में आपको परेशानी होगी बट जब करने लगोगे ना, यही छोटी छोटी चीज़ों की जो कंसिस्टेंसी होती है यही आपकी बिल्ड करेगी कंसिस्टेंसी फॉर फर्दर स्टडीज़, ठीक है। डेली पढ़ना मन नहीं होता ना, कंसिस्टेंसी रुक जाता है हमारा कहीं, तो इसलिए डेली कुछ हैबिट्स रखो जो कंसिस्टेंट रहे। जैसे कि मैं जो टॉपिक्स देती हूँ उसका रिवाइज करना, ये नोट्स में अपग्रेड करना, स्क्रीनशॉट लो या ऑनलाइन नोट्स जैसे भी बनाओ उसे एक साथ रखना डेली, और हर संडे को रिवाइज करना हाफ डे, है कि नहीं? तो ये सारी स्मॉल हैबिट्स ही आपको आगे चल के हेल्प करेगी। तो आज जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है कि असम कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड बैंक फंडेड एजुकेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जापानीज लैंग्वेज में ट्रेनिंग, कुछ कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट वो होगी। ध्यान रखना, सिलेक्टेड एग्जाम में आ जाएगा इन ऑल इंस्टीट्यूट तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो असम गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट द असम रेजिलियंट एडुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना, जापानीज ऐसा रिलेटेड कुछ होगा तो वो आपको रिलेट कर लेना। फंड इतने करोड़ का दिया गया है, कहाँ से? वर्ल्ड बैंक। ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा ये प्रोग्राम, दिस प्रोजेक्ट? असम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम एनहांस कर सके फाउंडेशनल एजुकेशन और रेजिलियंस इन द स्कूल सिस्टम। फाउंडेशन एजुकेशन क्या है? जो बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन को टारगेट करती है, जो हमें बेसिक पढ़ना लिखना, नाम लिखना, रीडिंग करना, ये सब आना चाहिए। न्यूमरेसी स्किल बेसिक वाली जाननी चाहिए हमें, बेसिक मैथ्स, है कि नहीं? तो इट ऑल्सो इंक्लूड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव। तो ओवरऑल एक स्कूल की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी तभी तो आप उस चीज़ की, स्कूल सिस्टम ओवरऑल आप फाउंडेशनल एजुकेशन बदल सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, है कि नहीं? तो जापानीज लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होगी इन सर्टेन टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ताकि हम स्किल एनहांस कर सके और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी हम एम्प्लॉयमेंट रेडी बन जाए, पर्टिकुलरली इन जापान हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी बढ़े,
ठीक है। वर्ल्ड बैंक हम सबको पता है इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक इकोनॉमी का स्टैटिक है, तो इकोनॉमी कोई भी किताब आप फॉलो कर रहे हो आज जाके वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ो, ठीक। एंड उसी के कोने में लिख देना कि असम के AREIP प्रोजेक्ट भी कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि कल को IMF आ जाएगा तो आपको लगेगा हाँ ये भी तो फंड का ही है, तो यही कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको पढ़ते वक्त लग रहा होगा नहीं भूलेंगे, बट एग्जाम के टाइम पे ऐसी 10 चीज़ें फैक्ट आप पढ़ चुके होंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए स्ट्रेटेजिकली पढ़ना चाहिए जिससे याद अच्छे से रहे। तो हमें पता है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या प्रमोट करती है, मल्टीलिंग्विज्म एंड वोकेशनल स्किल। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं इट ऑल्सो प्रमोट अवर स्किल इंडिया मिशन, जहाँ पे हम स्किल ट्रेन पीपल करना चाहते हैं, लगभग 40 करोड़ लोगों को हम डिफरेंट स्किल सिखाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी स्किल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है, ठीक। तो ये कुछ फैक्ट्स याद रखना, MCQ सॉल्व करना। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि रतन थियम जो पद्माश्री अवार्डी है, द पियनर ऑफ इंडियन थिएटर, उनका डेथ हुआ एट RIMS हॉस्पिटल इन इम्फल, ठीक है, बीमारी के चलते, ठीक है। तो अभी उनके बारे में जानते हैं कि वो थे कौन। ही वॉज द फाउंडर ऑफ फाउंडर ऑफ Chorus Repertory Theatre in 1976 and briefly headed the National School of Drama. एंड ये थिएटर ने इन्फ्यूज किया मणिपुरी ट्रेडिशन, डांस, मार्शल आर्ट, माइथोलॉजी, मॉडर्न जो थियोरेटिकल मेथड्स उसके साथ मणिपुरी ट्रेडिशंस को भी इन्फ्यूज करके प्रमोट किया गया, ठीक है। एंड प्लेड ए सेमिनल रोल इन द थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट, ठीक है। थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट मतलब क्या है, जो हमारी इंडिपेंडेंस जो भी हमने लड़ाई की है डीकोलोनाइज इंडियन, डीकोलोनाइज करने के लिए कि ब्रिटिश से हम जो छुटकारा पाने के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल लो, प्री इंडिपेंडेंस बोल लो, जो हम सारी चीज़ों को थिएटर के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस फैलाते थे। हर लोग तो मतलब कहानी ऐसे नहीं समझेंगे, तो थिएटर के माध्यम से भी समझाया जाता था, डांस फॉर्म, फिर मणिपुरी ट्रेडिशन या मार्शल आर्ट्स, इनके थ्रू भी वो सिखाते थे। तो उन्होंने एक रोल प्ले किया थिएटर ऑफ रूट्स मूवमेंट वाइल डिकोलोनाइजिंग इंडियन थिएटर बाय रीरूटिंग इन क्लासिकल एंड फोक फॉर्म्स। तो ये होता क्या है, थिएटर ऑफ रूट्स sought to reclaim indigenous tradition, creating an alternative narrative to colonial theatre forms a vital part of India's post-independence cultural regeneration, ठीक है। तो ये इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी जो इंडिजिनस ट्रेडिशन है वो भी ये थिएटर ऑफ रूट्स प्ले करता है, तो उनमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ऑल्सो ये एक अलग फैक्ट है कि थिएटर सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर ही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस भी ये सारे रोल भी प्ले किए हैं। थिएटर के माध्यम से हम लोगों को जागृत करते थे, अवेयरनेस फैलाते थे कि क्या कैसे हो रहा है, वो सब भी पार्ट है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया मीन्स पर्सपेक्टिव से। देन उनका जो कुछ डायरेक्टेड एक्लेम्ड प्रोडक्शन लाइक चक्रव्यूहा, उरुभंगम, देन उत्तर प्रियदर्शी, देन अंध युग प्रेजेंटेड ग्लोबली। तो ये इनके कुछ प्रोडक्शन डायरेक्शन किए गए हुए, तो थोड़ा सा याद रखना। अवार्डेड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उनको मिला गया, पद्मश्री दिया गया, उन्होंने बाद में पद्मश्री 2001 में प्रोटेस्ट के चलते रिटर्न भी कर दिया था। उनका जो रिसेंट रिकॉग्निशन है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द मणिपुर गवर्नमेंट इन जनवरी 2025, इस साल ही उनको मिला था। तो वो एक रोल प्ले किए किस चीज़ में, कल्चरल डिप्लोमेसी, कि वो जो इंटरनेशनल टूर करते थे उससे वो इंडियन कल्चर को प्रमोट करते थे। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, जहाँ पे हमारी नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस हम अब्रॉड में भी प्रमोट करते हैं। तो ये IR का पार्ट है जहाँ पे हम जानते हैं कि हमें सॉफ्ट पावर के बारे में भी लिखना है। सिर्फ बाकी ट्रेड एंड कॉमर्स ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन कल्चर के थ्रू भी हम डिप्लोमेसी अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंस पर्सपेक्टिव है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ ताकि मेंस की प्रिलिमिनरी माइंडसेट भी आपकी बनती रहे, बाकी तो वो आपको पढ़ना है। दिस इज जस्ट अ न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट आई ट्राई कि इस 30 to 40 मिनट्स में मैं आपको मेंस के भी आपकी माइंडसेट थोड़ी सी नर्चर करती रहूँ, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है US विड्रोज फ्रॉम यूनेस्को अगेन। तो जुलाई 2022 को US एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी लेड कर रहे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अनाउंस किया कि वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम यूनेस्को फॉर द सेकेंड टाइम ड्यूरिंग हिज लीडरशिप, वो पहले भी कर चुके हैं। तो ये बिडेन का जो बिडेन जब थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, उन्होंने 2023 को एंट्री किया था अगेन यूनेस्को में, ठीक है। फिर
व्हेन द और वो 5 साल बाद ज्वाइन किए थे, क्योंकि पहले भी, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रम्प जी ने क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। तो अभी फिर से दोबारा उन्होंने विड्रॉ किया। ठीक, तो ये सब चलता रहता है। उन्होंने कहा कि ये यूनेस्को इट्स अ वोक डिफिसिव कल्चर एंड सोशल कॉजेस। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एंटी इजराइल बायस है। पैलेस्टाइन को यूनेस्को में एक मेंबर स्टेट की तरह रिकॉग्निशन मिला, तो इस चीज़ के लिए अमेरिका कहता है कि ये उनके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, ये तीसरी बार यूएस ने विड्रॉल किया। सबसे पहली बार 1984 अंडर प्रेसिडेंट रेगन के अंडर उन्होंने कहा कि पॉलिटाइजेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, तो उन्होंने ऐसा किया था। एंड देन 2017 में ट्रंप ने किया था, एंड फिर से अभी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो यूनेस्को अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट की कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी होगी एनवायरनमेंट, और आईआर की भी कुछ आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे जाके आप देखो। तो थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं कि इट्स अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे स्टेब्लिश की गई थी टू प्रमोट पीस वाया इंटरनेशनल कॉपरेशन। किस फील्ड में? एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। It oversees the World Heritage Sites Program, Global Geopark, Creative Cities, and promote करता है standard in areas such as AI, ethics, Holocaust education, girls learning, cultural preservation। तो मोटा मोटी ध्यान रखना ये एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन को डील करता है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी टर्म्स आपको मेंस एग्जाम में यूज़ करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे आप न्यूज़पेपर डेली रोज पढ़ते थे और आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग उनको लगे। तो देखो अभी यूएस की जो हाल ही फिलहाल में जो ये डिसीजन है, उन्होंने जो यहाँ पे विड्रॉ कर लिया यूनेस्को से, वो क्या दिखाता है कि उनका जो अमेरिका फर्स्ट है वही एक उनका पॉलिसी है जो वो मानते हैं। ठीक है, पॉलिसी टुवर्ड्स रिट्रैक्शन फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिशनल आइडिया, जो ग्लोबल गवर्नेंस सारा जग एक साथ मिलके हम जो शेयर्ड जो डिप्लोमेसी करेंगे उससे भी खिलाफ वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी करते हैं। तो उनका जो नेचर है, जो उनका मल्टीलेटरिज्म का जो नेचर है वो वॉलेटाइल है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए वो कभी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी विड्रॉ कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया मल्टीलेटरलिज्म वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, कि वो मल्टीलेटरिज्म कहते तो है बट उसका उनका नेचर वॉलेटाइल है। अभी तो वो अमेरिका फर्स्ट उनका ही अपने उनकी पैलेस्टाइन के साथ नहीं बनती, यहाँ पे मेंबर स्टेट उनको ज्वाइन किया गया, तो इसलिए उन्होंने कहा वो विड्रॉ कर लेंगे। फिर सॉफ्ट पावर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कल्चरल डिप्लोमेसी, कि यूएस की जो विड्रॉल है कुड वीकन इट्स इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल कल्चरल गवर्नेंस। तो ये लोग क्या कहेंगे कि हाँ आप तो भाई आना जाना करते रहते हो, तो इनकी जो कल्चरल डिप्लोमेसी वो घटेगी ना थोड़ा सा, और बाकी जो उनके राइवल पावर है उनका ज़्यादा अभी पावर होगा इन केस ऑफ एआई, एजुकेशनल नॉर्म्स जो भी है यूनेस्को में हम डिस्कस करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ अफेक्ट करती है, तो सिर्फ अपना सोचोगे तो कुछ चीज़ें तो अफेक्ट करती है, ओवरऑल यही है। ठीक है, तो इस न्यूज़ को आई होप आप अच्छे से समझ गए। पर्सपेक्टिव यूनेस्को का जाकर आज देखना, ठीक है? ये स्टैटिक पार्ट है, इसलिए आपकी एक चीज़ से पढ़ो, यहाँ पे पढ़ोगे, किताब में पढ़ोगे, 2 बार नहीं, आज जाके वहाँ पे मेहनत करो। दूसरा आज का पर्सनैलिटी न्यूज़, डॉक्टर बसंत कुमार भट्टाचार्य, जो एक एसएमएस राइटर, पोएट, एकेडमिशियन एंड रेसिपिडेंट ऑफ नौलबाड़ी रत्न टाइटल, उनका भी देहांत हो गया 23 जुलाई नौलबाड़ी में। ठीक है, एंड उनको स्टेट ऑनर भी दिया जाएगा, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट देते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो वो कौन थे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ही वॉज ए प्रोलिफिक एसएमएस लिटरेचर academician एंड फोकलोरिस्ट। बॉर्न कब हुए थे? 4 फरवरी 1942 इन बाउसियापाड़ा, नौलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने पीजी किया एसएमएस में फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, पीएचडी इन फोकलोर रिसर्च अंडर डॉक्टर नवीन चंद्र शर्मा। लेक्चरर थे वर्णनगर कॉलेज, बाद में एचओडी भी बने नौलबाड़ी कॉलेज के। उन्होंने पीएचडी स्कॉलर, लगभग 15 पीएचडी स्कॉलर को मेंटर किया। उनकी कंट्रीब्यूशन थी एसएमएस लिटरेरी एंड एकेडमिक कल्चर में। उनकी कुछ नोटेबल वर्क है प्रतिभा, बोधन, खोज, कालांतर, अन्य एक अशोक, अजीवा, प्रहार, क्रांति कालोल, ये सारी ध्यान रखना मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या स्टेटमेंट में भी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। उनको ऑनर दिया गया क्या क्या? नौलबाड़ी रत्न, नौलबाड़ी जिला साहित्य सभा, साहित्याचार्य, दैट इज लिटरेरी पेंशन गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा, बेस्ट प्लेराइट अवार्ड फॉर कलंतर एंड प्रहार, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ असम साहित्य सभा।
तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, इनके बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है। एंड ऑल्सो असम कल्चर के ऊपर GS 5 में कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में तो लिख ही सकते हो, लेकिन पहले क्या किया हमारे यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन थ्रू सच पर्सन। तो आप एग्जाम्पल के नाम से जो भी हम अब तक पढ़ रहे हैं, किसी भी 5 जन का नाम भी लिखोगे तो यू विल गेट एक्स्ट्रा हाफ टू 1 मार्क्स, दैट विल डिसाइड योर रैंक। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज़। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। ये रिलीज किसके द्वारा किया गया, सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन। और ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि अफ्रीकाज वेटलैंड वन ऑफ द मोस्ट डिग्रेडेड इन द वर्ल्ड, सबसे खराब हालत अफ्रीका की वेटलैंड की है। तो रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। देन IUCN सपोर्ट करता है इसके ऑपरेशन को बाय प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू द कन्वेंशन मेंबर कंट्रीज। इसके काम को सपोर्ट कौन करता है, ऑपरेशन को, IUCN। तो अब देखो ग्लोबल वेटलैंड कवरेज कितना है। वेटलैंड्स मीन सी ग्रास, कैल्प फॉरेस्ट, सिर्फ ऐसा नहीं कि कोरल रीफ ही सिर्फ है वेटलैंड। वेटलैंड ये सारे वेटलैंड के ही टाइप है, ठीक है, ये वेटलैंड के अंडर ही आता है। सी ग्रास, कैल्प फॉरेस्ट, कोरल रीफ, एस्चुरिन वाटर, सॉल्ट मार्शेस, मैनग्रूव्स, ठीक है, टाइडल फ्लैट, लेक, रिवर, स्ट्रीम, स्वयम्स, पेटलैंड्स। तो ये सारे लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर्स ग्लोबली हमारा वेटलैंड रीजन है, इंक्लूडिंग इनलैंड फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड मेराइन। तो अभी 1970 से वर्ल्ड ने लगभग इतने सारे मिलियन हेक्टर वेटलैंड को लॉस किया है, दैट इज मेकिंग अ 22% ग्लोबल डिक्लाइन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ दिस। तो अभी वेटलैंड के बारे में GS 3 में कुछ भी क्वेश्चन आता है, आप ये फैक्ट लिख सकते हो, है कि नहीं। तो 22% याद रख लो, ये मिलियन फैक्ट्स याद ना भी रहे तो, ठीक। Wetlands in Africa, Latin America and the Caribbean are facing the worst level of degradation, लेकिन ecological deterioration is also rising। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशनिया वहाँ पे भी राइज कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि वेटलैंड की वर्स्ट कंडीशन लीस्ट डेवलप कंट्रीज में पाई जाती है, और बाकी अपर मिडिल इनकम एंड डेवलप कंट्रीज में वेटलैंड्स की कंडीशन थोड़ी बहुत सही है, ठीक। वेटलैंड ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है फूड, वाटर फिल्ट्रेशन, डिजास्टर से हमें प्रोटेक्ट करता है, कार्बन को स्टोरेज करता है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन में हेल्प होता है इन्वायरमेंट के लिए, कल्चरल वैल्यू तो है ही। लेकिन देखा जाए तो आयरनी इज बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो फंडिंग होती है वो ओनली 0.25% ऑफ ग्लोबल GDP जाता है फॉर वेटलैंड प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी की फंडिंग, ठीक है। सो अभी तो बहुत ही ये कम है। तो और एक चीज़ ये फैक्ट याद रखना, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी, टू मार्क द अडॉप्शन ऑफ द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 इन रामसर, ईरान, ठीक। इसी बेसिस पे MCQ सॉल्व करना। वेटलैंड देखो, अगेन एनवायरनमेंट का स्टैटिक है, आप आज जाओ ये वेटलैंड के चैप्टर जो भी टॉपिक है पढ़ो, एंड उसके साथ ये वाली चीज़ ऐड कर दो कि अभी हाल ही फिलहाल में ये आउटलुक किया गया, एंड कौन सा वेटलैंड सबसे वर्स्ट है कंडीशन, ये आप लिख सकते हो। और ये वाली फैक्ट भी लिख सकते हो कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बुरी हालत हो रखी है, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स है 2-3, ये सारे आप मेंस में लिख सकते हो आंसर में। फैक्ट्स लिखना पड़ता है ना वहाँ पे, बाद में जब मैगजीन उठा के पढ़ते हो तो अभी से ही पढ़ लो ना, सेम ही चीज़ है। तो अपडेटेड इसी तरह पढ़ो। देन जो आज नेशनल फ्लैग डे इन न्यूज़, क्योंकि 22 जुलाई हमारा नेशनल इन ट्राई कलर फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947, तो इसलिए मनाया जाता है, हर स्कूल कॉलेज में इवेंट्स होते हैं। तो कुछ नेशनल फ्लैग के बारे में, दो ये स्टैटिक है, ठीक है, लेकिन ये स्पेक्ट्रम में पूरा इतने डिटेल वे से है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा स्पेक्ट्रम जो हिस्ट्री की किताब हम पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको जो स्टैटिक किताब में नहीं है दैट आई विल कवर, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कवर किया। तो देखो इंडियन नेशनल फ्लैग अभी जो आप देखते हो वो शुरू से ऐसा नहीं था। जो पहला हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग 1904 को डिज़ाइन किया गया था सिस्टर निवेदिता, वो कौन थी, वो एक आयरिश सोशल एक्टिविस्ट थी एंड a डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद। इट फीचर्ड, उन्होंने डिज़ाइन किया गया था, इट फीचर्ड रेड एंड येलो विद ए वज्र स्ट्रेंथ, व्हाइट लोटस विच सिंबलाइज प्योरिटी एंड वंदे मातरम इंस्क्राइब्ड, वैसा था पहले। गूगल करके देखना एवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग, तो आपको वो पिक्चर मिल जाएगी कि किस तरह एवोल्यूशन होते होते अभी जो करंट फॉर्म है वो कैसे आया। देन 1906 को अगेन स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग कंसिडर द फर्स्ट ट्राई कलर होस्टेड किया गया था कलकत्ता में विद ग्रीन येलो एंड रेड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है। इट ऑल्सो फीचर्ड लोटस, सन, क्रिश्चियन मून एंड द वर्ड्स वंदे मातरम, ठीक। वंदे मातरम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है।
देन 1907 में सप्तऋषि फ्लैग होस्टेड बाय मैडम विकाजी कमा इन जर्मनी. इट हैड ग्रीन सैफरन एंड रेड स्ट्रिप विद लोटस, वंदे मातरम, सन एंड क्रेसेंट मून. लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस. तो आपको बस ये जानना है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ. 1970 को 17 को अगेन होम रूल मूवमेंट फेम इंट्रोड्यूस बाय एनी बेसेंट एंड तिलक. तो यहाँ पे रेड एंड ग्रीन स्ट्रिप्स, द यूनियन जैक, क्रेसेंट, स्टार एंड स्टार्स इन द सप्तऋषि पैटर्न. Then 1921 को Pingali Venkaya, an Indian freedom fighter polymath from Andhra Pradesh, proposed a red, white and green flag with a spinning wheel symbolizing unity and self-reliance. And the design of present Indian flag is largely attributed to him, क्योंकि इन्होंने जो कहा था इनसे अभी के जो हमारे प्रेजेंट नेशनल फ्लैग है वो काफ़ी मिलती है, तो लार्जली उनको ही एट्रीब्यूट किया जाता है. बट इन 1939 सेफ्रॉन रिप्लेस्ड रेड. यहाँ उन्होंने रेड बोला था ना, रेड वाइट ग्रीन, तो हमने रेड को सेफ्रन से रिप्लेस किया एंड हमारा फ्लैग बना सेफ्रन वाइट ग्रीन with a spinning wheel in the center. It was adopted by the Indian National Congress. और 1947 जो हमारा प्रेजेंट फ्लैग है अभी नेशनल फ्लैग, adopted by Constituent Assembly, the spinning wheel was replaced with अशोक चक्र. ठीक है, नाम दिया गया तिरंगा मीनिंग ट्राई कलर. 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप, वो तो हमें पता है, केसरी रंग, सेफ्रन टॉप में, मिडिल में व्हाइट, ग्रीन नीचे, विद नेवी ब्लू, ब्लैक नहीं है, ध्यान रखना, बहुतों को ये भी कंफ्यूजन होता है, नहीं पता होता है. नेवी ब्लू अशोक चक्र इन द सेंटर. तो अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं, बेस्ड ऑन व्हील फ्रॉम द सारनाथ लायन कैपिटल, मेड बाय 3rd century BC Mauryan Emperor Ashoka and fits within the width of the white band. तो थोड़े आपको ये सब फैक्ट्स जानने चाहिए, हो सकता है कभी इंटरव्यू में पूछ ले एंड कभी प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स आ जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कवर कर लो, एक बार आप जान लो. सिंबलिज्म क्या है, सेफ्रन कलर क्या दर्शाता है, स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ आवर कंट्री, व्हाइट प्योरिटी, ट्रूथ एंड पीस, एंड ग्रीन फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज एग्रीकल्चर रूट एंड एनवायरमेंटल कमिटमेंट. तो हमारे देखो आप अगेन देखो कनेक्ट कैसे करते हैं, GS3 इन्वायरमेंट में जब आता है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, आप लिख सकते हो कि हमारे नेशनल फ्लैग में ग्रीन कलर का सिंबलिज्म ही सिंबलाइज ही ये करता है कि हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर रूट्स एंड इन्वायरमेंटल कमिटमेंट. तो वहाँ ही अगर इतनी बड़ी कमिटमेंट है तो हमें तो वो करना ही चाहिए, बिकॉज वो सिंबलाइज ही करता है हमारे नेशनल फ्लैग के तौर अभी. तो ये लिखोगे तो कितनी सुंदर होती है ना चीज़ें, कंक्लूजन में लिख दोगे तो कितना अच्छा. आपको 1 मार्क्स तो एक्स्ट्रा देगा या हाफ मार्क्स तो एक्स्ट्रा देगा ना एग्जामिनर, सब तो नहीं लिखेंगे, तो वैसे ही कनेक्ट करना वो आपको आना चाहिए. एंड यहाँ पे मैं वही माइंडसेट आपको बताते रहती हूँ. अशोका चक्र ऑल्सो नोन एज व्हील ऑफ लॉ, रिप्रेजेंट लॉ, जस्टिस एंड द साइकिल ऑफ लाइफ. ठीक है. देन फ्लैग का जो डायमेंशन है वो 3.2 रेशियो हाइट टू लेंथ. रेगुलेशन कौन करता है, गवर्न बाय द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, जो रूल सेट करता है फॉर डिस्प्ले, हैंडलिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द फ्लैग. एन आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के 51A में मैंडेट करता है कि इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पनिश करता है अगर आप डिसरेस्पेक्ट करते हो हमारे नेशनल फ्लैग और एंथम को किसी तरीके से. ठीक. तो ये हो गया फ्लैग के बारे में. आई होप आपको नए फैक्ट्स आज पता चले, अगर नहीं पता थे तो. देन अगेन न्यूज़ में ये था वल्चर रेस्टोरेंट फुलसिटी एरिया में असम में, ताकि हम वल्चर कंजर्वेशन कर सके और इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा कम्युनिटी को. ठीक है. तो ये कंजर्वेशन में क्या किया जाता है, जो हार्मफुल ड्रग्स दिया जाता है डाइक्लोफेनिक, वो वल्चर को दिया नहीं जाता है, वो अच्छे से केयर के साथ उनकी कंजर्वेशन की जाती है. कुलसी रिवर क्यों, क्योंकि इट्स अ ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र नोन फॉर फ्रेश वाटर गंगेटिक डॉल्फिन. और ये फर्स्ट वल्चर रेस्टोरेंट असम में नहीं है, पहले इंडिया में कहाँ पे है, महाराष्ट्र के फलटन में. ठीक है. तो ये बस थोड़ा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आज था. देखो आज एडिटोरियल में डिफेंस इकोनॉमिक्स के बारे में डायरेक्टली ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ऑथर ने क्या कहा ये मैंने आपको आंसर फॉर्मेट में आपके साथ यह डिस्कस करूंगी, ताकि डिफेंस के रिलेटेड GS3 में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको डिफेंस के रिलेटेड कुछ तो फैक्ट्स पता हो, तो वही हम ये एडिटोरियल के माध्यम से जानते हैं. तो ऑथर कहता है कि देखो डिफेंस तो ठीक है पहले से ही था, लेकिन अभी बहुत सारी जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमने एम्फेसाइज किया सेल्फ रिलायंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट डिफेंस के क्षेत्र में भी. ठीक है. तो एवोल्यूशन ऑफ डिफेंस इकोनॉमिक्स कैसे ओरिजिन हुआ, तो ऑथर कहता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेशली इन द US एंड UK क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फाइंड रूट्स इन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक अदम स्मिथ एंड JB से, के वहाँ पे ये इकोनॉमिक्स के थ्रू हमें पता चला कि डिफेंस इकोनॉमिक भी बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। एंड हमारे इंडिया में जब चाइना वॉर एंड इंडो पाक वॉर के बाद हमें ज़रूरी महसूस हुई और ज़्यादा कि क्यों हमें इसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि हमें डिफेंस की, यहाँ पे ऑथर कहता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं, कि कितनी सारी हमें स्टॉक एंड फ्लो मेंटेन करने चाहिए, कि सैलरी एंड ऑपरेशनल कॉस्ट तो वहाँ पे आपको देखना ही होता है कि कितने आप प्रोक्यूर कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, उस चीज़ में कितना आप सैलरी दे रहे हो जो इस सारी फील्ड में है कि नहीं। देन कभी कभी फिनेंशियल इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इंक्लूड ह्यूमन कैपिटल लॉस, सारा कुछ होता है, तो हमें एक इकोनॉमी होनी चाहिए कि हमें बजटरी ट्रेंड, स्ट्रेटेजिक फोकस लानी चाहिए, कि हमें डिफेंस बजट सही से उसे भी प्लान करना चाहिए। इसलिए हमारे डिफेंस बजट में भी अभी इंक्रीज तो लगभग 10%, 9.5 मीन्स 10% तो इंक्रीज किया ही गया है। हम फोकस करते हैं ना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमने इतने सारे खर्चे किए हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम स्ट्रेंथन एंड टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ हम अभी आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमी के लिए। आत्मनिर्भर हमारे डिफेंस में भी हम ये करते हैं ताकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी हम कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रैंडन, कार्गो ड्रोन्स, विक्राओस एंड टेक, ये सारी हेल्प से HAL एंड पब्लिक सेक्टर रोल भी हमारी प्ले कर रहे हैं डिफेंस मैन्युफैक्चर में। तो सेल्फ रिलायंस भी हम डिफेंस इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं थ्रू, है कि नहीं। एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं, ग्रोथ हुआ, अब देखा जाए 2018 के कंपैरिजन में अभी बहुत सारा हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। मेजर इंपोर्टर्स कौन है? USA, अर्मेनिया, फ्रांस। ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना, रशिया आ जाएगा तो गलत होगा, आपको लगेगा हाँ रशिया से तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्टर में ध्यान रखना। तो हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? मिसाइल, LCA, हेलीकॉप्टर्स, टैंक, रेडर। देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के लिए भी हम एडवांस कर रहे हैं, AI, डिजिटल ट्विन, ग्रीन टेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें हम मल्टी लेयर जो भी है डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर डिफेंस इकोनॉमी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंस सही होगा, इकोनॉमी जिंदा रहेगी, है कि नहीं। मेरीटाइम सिक्योरिटी, सागर विजन, ये हम लैंड में ही नहीं, मेरीटाइम चीज़ें भी हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी में हम ओवरऑल खर्चा तो करते ही है। ट्रेड वॉल्यूम्स भी हम बढ़ा चुके हैं सी के द्वारा, ठीक। तो ये सारे देखो ऑथर, ये डायरेक्टली ऐसा नहीं आएगा, यू जस्ट हैव टू नो द आइडिया व्हाट इज डिफेंस इकोनॉमी, हम डिफेंस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया क्योंकि ऑथर ने भी किया। तो हम और क्या ज़्यादा कर सकते हैं कि डिफेंस बजटिंग मॉडल को इंस्टीट्यूशनलाइज कर ले, कि एक एक साल में कितनी प्लान ऊपर नीचे होती है, तो उस तरीके से हम प्लान करें। डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम को और ज़्यादा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ यूज़ करके बूस्ट करें। देन सिविल मिलिट्री साइनर्जी इन प्रोक्यूरमेंट एंड लॉजिस्टिक रिफॉर्म्स लाए, कि सही से हम एक्सपोर्ट यूनिट्स वगैरह एंड सारा चीज़ अच्छे से हम मेंटेन कर पाए, ठीक है, स्टॉक फ्लो सारा कुछ मिला के। तो ऑथर ये कहता है कि देखो गवर्नमेंट की अगर कमिटमेंट होगी टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इंडिजनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ, जिससे और भी रेवेन्यू हमें जनरेट होगी, तो ऑब्वियसली हम और ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा हम अपने आप पास जोड़ पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, ये दोनों को हम डेवलप करना चाहता है, इन दोनों को हमें डेवलप करना होगा। ये डेवलप करेंगे तो ये डेवलप होगा, ये डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ बढ़ेगा, कि नहीं। तो यही थी कुछ डिफेंस के इकोनॉमी के रिलेटेड जो ऑथर यहाँ पे कहता है। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है हमें पता नहीं होता, आपको लगता है डिफेंस की दूसरी किताब पढ़नी पड़ेगी, यही सारे से लिखो यार फैक्ट। कुछ भी डिफेंस का क्वेश्चन आता है, यहाँ से 3-4 पॉइंट तो बन जाएंगे ना आपके, कि क्या क्या करना चाहिए, वो तो पता चल गया। ये सारे पॉइंट्स लिख लो आप आपके नोट्स में, है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही था, कल हम फिर मिलेंगे, ठीक है। और न्यूज़पेपर एनालिसिस को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रह के पढ़िए, ठीक है।